सेकेंड सेमेस्टर, स्टूडेंट्स ऑफ जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। मैं आपका प्राध्यापक डॉक्टर के वी सोमनाथ रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट 1 के सबसे आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये लेसन में आपको प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रिसर्चर्स ड्यूरिंग रिसर्च, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस जो संशोधन करने वाले रिसर्चर्स हैं वो क्या क्या फेस करते हैं और कैसे फेस करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली जब इंडिया में जब रिसर्चर्स रिसर्च करते वक्त जो प्रॉब्लम्स फेस करता है वो बहुत तरीके के होते हैं, सेवरल प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो साइंटिफिक लॉजिक और टेम्परमेंट के साथ होती है तो वो थोड़ा भारत में कम दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो इसके लिए मूल कारण क्या है, रीज़न क्या है? द लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च is a great impediment for researchers in our country. There is paucity of competent researchers. हाई क्वालिटी रिसर्चर्स जो रहता है उनकी बहुत सारी कमियां हैं। Before undertaking research projects, researchers should be well equipped with all the methodological aspects. ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी पूरा ज्ञान, उसकी लॉजिक, उसकी टेक्निक्स, उसके टूल्स, ये सभी के ऊपर प्रॉपर कमांड रहने वाले रिसर्चर्स या संशोधनकर्ताओं की ज़रूरत है। इसीलिए मैं भी बार बार आपको आग्रह करता रहता हूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ो, अच्छे से समझो, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने को सीखो। फिर बाद में आप एक कंसल्टेंट करके बहुत पैसे कमा सकते हैं, दुनिया को आगे ले जा सकते हैं, आप खुद एक बहुत अच्छे बड़े रिसर्चर भी बन सकते हैं। तो ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने के लिए जो रिसर्च होता है उनके पास वेल इक्विप्ड मेथोडोलॉजी रहना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो साइंटिफिक वे ऑफ क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो बहुत कमी है भारत में। दूसरा, देयर इज एन इनसफिशिएंट इंटरैक्शन बिटवीन द यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड द other areas like business establishments, government departments and research institutions on the other hand. Generally research कैसे होता है? इंस्टीट्यूशनल रिसर्च भी होता है, सोशल रिसर्च भी होता है, गवर्नमेंटल रिसर्च भी होता है, कोलैबोरेटिव रिसर्च भी होता है। तो ये कोलैबोरेटिव रिसर्च में एक तरफ गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस रहते हैं जहाँ रिसर्च लैबोरेटरीज रहते हैं। दूसरी जगह पे जो है कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, मार्केट ओरिएंटेड होता है या सोसाइटी ओरिएंटेड होता है। तो इनके बीच में जो इंटरैक्टिव रिसर्च या कोलैबोरेटिव रिसर्च जो रहना चाहिए वो भारत में बहुत कम दिख रहा है। अभी थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन पहले से भी बहुत कमी दिख रहा है। इसमें ज़्यादा इंटरैक्टिव रिसर्च नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स प्लेस करना पड़ेगा कि इंटरैक्टिव रिसर्च एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च बहुत बड़े लेवल पे इसको एनहांस करना पड़ेगा। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट्स जो है कंट्री में, उनको संशोधनकर्ता जो है रिसर्चर्स है उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बिजनेस सीक्रेसी बोलो, डाटा एंड इंफॉर्मेशन बोलो, अगर रिसर्च के बारे में हमने उनको दिया, रिसर्चर को सप्लाई किया, बाद में अगर वो बाहर आ गया तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो रहता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी और जो स्ट्रेटेजिक एज जो रहता है कंपटीशन में वो कम हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, बिजनेस सीक्रेसी ख़त्म हो जाएगा करके सोच रहे। इसीलिए वो डाटा एंड इंफॉर्मेशन ज़्यादा देने में सहमत नहीं है, ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है और रिसर्चर्स को वो डाटा एंड इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम दिख रहा है। फिर उसके बाद है ओवरलैपिंग ऑफ रिसर्च स्टडीज, जनरली सेम रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर करना और एक दूसरे के साथ में
ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग करते हुए, इंक्रोचिंग करते हुए रिजल्ट्स को भी और टॉपिक को भी और प्रॉब्लम्स को भी करते हुए रिसर्च को डुप्लीकेशन कर रहा है और उसकी जो फिल्टरिंग जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा और प्रॉपर कंपाइलेशन ऑफ द रिसर्च रिव्यूज़ टेकन एट द नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल भी वो बहुत कम हो रहा भारत में। इसी के वजह से थोड़ा सा रिसर्च स्टडीज़ की ओवरलैपिंग होने की वजह से जो अच्छी रिसर्च है उसकी संभावना कम होते जा रही है। और पांचवी पॉइंट ये है कि रिसर्चर्स के कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में यूनिवर्सिटी लेवल बोलो, कॉलेज लेवल बोलो या गवर्नमेंट लेवल बोलो या सोसाइटी लेवल पर बोलो, एथिक्स एंड नॉर्म्स एंड मॉरल वैल्यूज़ जो है जो रिसर्च में रहने वाला है वो बहुत कमी दिख रहा है। उसी की वजह से जो कोड ऑफ कंडक्ट जो रहना चाहिए उसकी कमी है और वो अभी डेवलप करके उसको शक्ति से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद बहुत सारे रिसर्चर्स को टाइमली जो सपोर्ट रहना चाहिए, यानी सेक्रेटेरियल सपोर्ट जो बोलते हैं, जैसे कंप्यूटराइज्ड सपोर्ट करना, टाइपिंग का सपोर्ट करना, रिसर्च पैकेजेस की सपोर्ट होना, इवैल्यूएशन की सपोर्ट होना, एनालिसिस की सपोर्ट होना, इसकी जो स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस की सपोर्ट होना वो बहुत कम मिल रहा। और इसमें जो जुड़े हुए संस्थाएं हैं जैसे यूजीसी है, AICTE है, इनको बड़े डायनेमिक रोल प्ले करना पड़ेगा। जब तक ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक लोगों के रिसर्चर्स की जो प्रॉब्लम्स है, डाटा एक्विजिशन बोलो, डाटा एनालिसिस बोलो, डाटा टेस्टिंग बोलो, ये समय पे बहुत सारी कमियां हैं और पब्लिशिंग की भी प्रॉब्लम आते जा रही है। उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग, ये भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बहुत सारे लाइब्रेरीज डिजिटलाइज नहीं हुए हैं और जो डिजिटलाइज हुए हैं उसमें बहुत कमियां हैं और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी कम होते जा रहा है। अभी तो बढ़ रहा है लेकिन पहले तो उतना ज़्यादा नहीं है और बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत दिन वहाँ रहना पड़ेगा, उसको जेरॉक्स करना, मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ये सभी बातें जो उस ज़माने में बहुत प्रॉब्लम आता था। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स ना रहने की वजह से अभी भी बहुत सारी जगह पर रिसर्चर्स को सही बुक्स एंड जर्नल्स, मैगजीन्स, रिपोर्ट्स, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेस इकट्ठा करने में, एक जगह पे लेके आने में, उसको रेफ़र करने में, उसको रिसर्च में इफेक्टिवली यूज़ करने में मदद नहीं मिल पा रहा। और एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लाइब्रेरीज में जो नए रूल्स एंड एक्ट्स के बारे में जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस हैं वो बहुत सारे जगह पे उपलब्ध नहीं है। उसके बाद स्पीडी सप्लाई ऑफ ऑल दिस मटेरियल्स बाय द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू द लाइब्रेरीज जो रहता है वो बहुत कम होते जा रहा है। उसके बाद देयर इज ऑल्सो डिफिकल्टी ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिश्ड डाटा। फॉर एग्जाम्पल अभी 2021 है, जनरली ये जो पॉपुलेशन जो सेंसस है वो हर 10 साल में करते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल एक आधे रिसर्चर को 2020 में या 2019 में वर्धा शहर के बारे में कुछ रिसर्च की डाटा कलेक्ट करने के लिए पॉपुलेशन की जो सेंसस है उसकी डाटा चाहिए। तो फिर उन्होंने कलेक्टर ऑफिस पे गया और कलेक्टर को लेटर लिखा। कलेक्टर ने उनको ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा जो बुक होता है, डिस्ट्रिक्ट बुक, वो बुक अवेलेबल करके दिया है। तो उन्होंने खरीदा है तो वो 100 रुपये में वगैरह मिलता है, तो वो पूरा डिस्ट्रिक्ट की डाटा उसमें रहती है। लेकिन वो डाटा जो अवेलेबल बुक में कौन सी सेंसस के ऊपर है, 2011 की सेंसस के ऊपर है। अब वो रिसर्च कब कर रहा है, 2019 में कर रहा है। और उनकी जो रिसर्च सबमिशन होगा कब होगा, 2011 में, 2021 में या 2022 में होगा। और उनकी जो सोर्सेस ऑफ डाटा, जो पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट्स और सभी बातें जानने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जो वाइज सेंसस बुक है वो कब की है, 2010 की है। यानी तुम कितनी ओल्ड सेंसस को ध्यान में लेते हुए तुम्हारा सैम्पलिंग हो रहा, रैंडम सिलेक्शन हो रहा, ये सभी बातें हो रहा, और तुम्हारा रिसर्च रिपोर्ट कब सबमिट हो रहा है, 2021 में या 22 में रिसर्च। यानी तुम आउटडेटेड डाटा, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन से हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई जो करने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत लेट हो रहा है। पब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं है, या तो बहुत ही
डिलेड में हो रहा है, या तो प्रॉपर टाइम में प्रॉपर डाटा एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रहा। तो इसके वजह से रिसर्चर्स को बहुत सारे जगह पे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेसी मेंटेनेंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और जो रिजल्ट्स अपने को जो इम्प्रॉपर एंड इनएफेक्टिव और इनएक्यूरेट डाटा के ऊपर कर रहे हैं, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग भी इनएक्यूरेट एंड इम्प्रॉपर, इनसफिशिएंट होता है। तो ऑटोमेटिकली ये टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिश्ड डाटा फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज जो है वो बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक है भारत में। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन रिलेटिंग। बहुत सारे समय पे ये प्रॉब्लम ऑफ डाटा कलेक्शन बोलो, डाटा प्रोसेसिंग बोलो, या डाटा कलेक्शन, डाटा एडिटिंग बोलो, ये सभी जो चीज़ें हैं उसी समय में बहुत सारे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते जाए। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में रिसर्च करने के समय। उसके बाद कॉपीइंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जो जनरली कॉपी करके सेम टू सेम को प्रोड्यूस करना दूसरे नाम से, ये कॉपीइंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये इसको प्लेगरिज्म के अंदर में आता है। अभी थोड़ा बहुत प्लेगरिज्म के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव वर्क हो रहा है और उनके पनिशमेंट भी मिल रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में उतना ज़्यादा आईसीटी एनेबल्ड प्लेगरिज्म चेकिंग भी नहीं हो पा रहा था और उतना ज़्यादा बाहर भी एक्सपोज नहीं होते थे। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा उसकी परिस्थिति बदल गई है। फिर उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, जो डाटा एंड इंफॉर्मेशन है इसको कलेक्शन ना करते हुए, इसको ही रिवाइज करते हुए अलग अलग लेवल पे डाटा को मैनिपुलेट करके, एनालिसिस करके नए प्रॉब्लम जैसे प्रेजेंट करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद द आउटलुक ऑफ रिसर्चर्स टुवर्ड्स रिसर्च, जनरली लोगों को एक प्रथा है रिसर्च करना माने थोड़ा बहुत रिसर्च करो और उसको रिवाइज करो, कर देना। सो ये जो आउटलुक जो है, सीरियसनेस जो है रिसर्च करने में, एक क्वालिटी आउटपुट के लिए बोलो, ये एक अर्ज ओरिएंटेड रिसर्च बोलो, ये बहुत कम होते हैं। फिर उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू कंडक्ट द रिसर्च एक्टिविटी इन इफेक्टिव मैनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों में जो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस कैसे पता चलेगा रिसर्च करने वाले को, रिसर्चर को, जब उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कमांड होगा और रिसर्च एक्टिविटी एंड प्रोसेस के ऊपर पूरी नियंत्रण या वेल एज क्वालिटी होगा। तो वो ज़्यादा ना रहने की वजह से, तो कॉन्फिडेंस ना रहने की वजह से, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से रिसर्च एक्टिविटी में बहुत सारे क्वालिटी ओरिएंटेड मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। उसके बाद लैक ऑफ ओपन सपोर्ट फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी जगह पर नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज को या गवर्नमेंटल एजेंसीज को जब रिसर्च लेवल रिक्वायर्ड सपोर्ट्स जो चाहिए, या तो गवर्नमेंट के तरफ या सोसाइटी के तरफ या इंस्टीट्यूशंस के तरफ, वो बहुत कम मिलते जा रहा है। उसी की वजह से लेस मोटिवेटेड एंड डीमोटिवेटेड होके रिसर्च की जो एक्टिविटी है वो कम होते जा रहा है। उसके बाद रिसर्च जनरली क्या होता है, एक एमफिल या पीएचडी जैसे एकेडमिक डिग्री को पाना और हो गया हमारा काम, ऐसा लोगों में सोच है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स में, रिसर्च स्कॉलर्स में। तो उनकी जो इम्पैक्ट जो है सिर्फ एकेडमिक रिसर्च के ऊपर है और ओरिजिनल एंड सोशल बेनिफिट ओरिएंटेड रिसर्च के ऊपर ज़्यादा नहीं रहने की वजह से ये भी एक लैकुना है इंडियन एनवायरनमेंट में। उसके बाद हाई पब्लिशिंग कॉस्ट एंड रिसर्च एक्टिविटी एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म रिसर्च करते वक्त बहुत खर्चा आ जाएगा और उसके बाद पब्लिशिंग कॉस्ट बहुत खर्चा हो जाएगा, टाइम ओरिएंटेड एक्सपेंसेस भी बढ़ता जाएगा। तो ये प्रॉपर फंडिंग एजेंसीज जो है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या इंस्टीट्यूशंस हो, तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। तो एट द कास्ट ऑफ व्हाट और एट द एक्सपेंसेस ऑफ व्हाट एंड टू द टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, ये सभी बातें अपने रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं भारत में। उसके बाद इनएबिलिटी टू परस्यू रिसर्च क्वालिटी इनिशिएटिव्स लाइक सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड आईसीटी एनेबल्ड रिसर्च। तो जनरली पुराने ज़माने के लोग इतना ज़्यादा आईसीटी ओरिएंटेड एंड मैकेनिकल ओरिएंटेड एंड कंप्यूटर ओरिएंटेड रिसर्च ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी भी कर पा रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड स्टैटिस्टिकल पैकेजेस जो है वो भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबल रहा तो उतना एक्सपोजर नहीं है, उसको चलाने वाले लोगों की कमियां हैं, लोग ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। और आईसीटी एनेबल्ड रिसर्च एक्टिविटी भी बहुत सारे जगहों पर उसकी डाटा कलेक्शन बोलो, डाटा एनालिसिस बोलो, उसमें मैनिपुलेशन भी होने की शक्यता ज़्यादा रहने की वजह से तो उसके ऊपर बहुत सारे
संदेहास्पद परफॉर्मेंसेस हैं और बहुत सारी जगहों पर उसकी यूसेज भी नहीं हो पा रहा। तो ये सभी बातें जो है, these are various problems on the part of the researchers to think about the various challenges on the part of the research activity in the Indian context, particularly by the research scholars and those people who are in the research arena. Okay, I hope you got understood what are the actual challenges and problems in the research arena. So remaining दूसरे क्लास में पढ़ेंगे. Stay safe and stay protected. Thank you very much. All the best.